चलिए, आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 2500 साल पहले के भारत में कल्पना कीजिए, गंगा के मैदानों में नए नए शहर बस रहे हैं और और सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो रहा है। ये कहानी है उन 16 महाजनपदों की, जिन्होंने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं लड़ी, बल्कि भारत की पूरी राजनीतिक और सामाजिक दिशा को ही बदल कर रख दिया। तो आइए इस बहुत ही अहम दौर को और करीब से समझते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब हम सब यही सोचते हैं कि प्राचीन भारत का मतलब था बस राजा महाराजा और उनके बड़े बड़े साम्राज्य। लेकिन सच कहूं तो इतिहास इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। पता है, उस दौर में राजतंत्र के साथ साथ एक और सिस्टम, एक और शासन प्रणाली फल फूल रही थी, जिसे हम आज गणतंत्र या डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, गणतंत्र। जरा सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बिल्कुल नहीं, बल्कि शासक को बाकायदा चुना जाता था और जितने भी बड़े फैसले होते थे वो एक सभा में सबकी सहमति से लिए जाते थे। इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण था वज्जी संघ। कई इतिहासकार तो इसे दुनिया का पहला गणतंत्र भी मानते हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी पॉलिटिकल सोच कितनी कितनी ज्यादा एडवांस थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्हीं अनोखे गणराज्यों पर फोकस करते हैं। ये उस समय की राजशाही व्यवस्था के बीच एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल सोच की मिसाल थे। देखिए, ये कोई एक राजा का राज नहीं था, बिल्कुल नहीं। वज्जी संघ जो था वो 8 अलग अलग कुलों का एक, कह सकते हैं, एक महागठबंधन था। जैसे आज के जमाने में कई देश मिलकर कोई संगठन बनाते ना, बिल्कुल वैसा ही। इनमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक ये सबसे मेन थे। इन सभी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो अपनी राजधानी वैशाली में जमा होते थे और सब मिलकर शासन चलाते थे। ये एक तरह से कलेक्टिव लीडरशिप की एक जबरदस्त मिसाल थी। अच्छा, एक बात समझना जरूरी है कि महाजनपदों का बनना कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ये पूरा का पूरा दौर ही एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय शहरीकरण भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के कई सदियों बाद भारत में फिर से बड़े बड़े शहर बस रहे थे। लोहे के औजार आ गए थे, जिससे खेती करना आसान हो गया था और युद्ध के तरीके भी बदल गए थे। पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसने व्यापार को एक नई रफ्तार दे दी। और इसी सामाजिक उथल-पुथल के बीच बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारकों ने समाज को एक नई दिशा दी। और इसी सोशियो इकोनॉमिक मंथन के बीच से सामने आए 16 महाजनपद, यानी 16 महान राज्य, जो सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। तो ये है वो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। एक नजर देखिए, इनका फैलाव कितना जबरदस्त था। पश्चिम में आज के अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार तक, और तो और दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे तक। मतलब पूरा का पूरा उपमहाद्वीप सत्ता के इन नए सेंटर से धड़क रहा था, और इनमें से हर एक की अपनी एक अलग कहानी थी। तो सवाल यह है कि इन राज्यों में शासन आखिर चलता कैसे था? जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, उस दौर में दो बिल्कुल अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम थे और इन दोनों के बीच एक आइडियोलॉजिकल टकराव हमेशा बना रहता था। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ था। राजतंत्र यानी मोनेर्की में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बात खत्म, सारे फैसले उसी के हाथ में। दूसरी तरफ गणतंत्र, जैसे कि वज्जी संघ में था, वहां हेड को चुना जाता था और फैसले एक सभा में बाकायदा बहस और वोटिंग के बाद होते थे। इतना ही नहीं, जो आर्थिक संसाधन थे उन पर भी किसी एक आदमी का नहीं बल्कि पूरे गण का कंट्रोल होता था। ये एक बहुत ही बड़ा वैचारिक फर्क था। अब इन 16 राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष चला, लेकिन आखिर में सिर्फ एक राज्य बाकी सब पर भारी पड़ा और उसने रखी भारत के पहले साम्राज्य की नींव, और वो राज्य था मगध। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर मगध में ऐसा क्या खास था कि उसने काशी, कोसल और अवंती जैसे बड़े और ताकतवर राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया? इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं है, बल्कि कई वजहों के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में छिपा है। मगध की सफलता के पीछे 3 बड़े कारण थे, 3 पिलर्स। पहला, उसकी ज्योग्राफी। उसकी राजधानियां इतनी सुरक्षित थीं कि उन्हें जीतना लगभग नामुमकिन था। दूसरा, उसकी इकोनॉमिक पावर। गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन तो थी ही, साथ ही पास में लोहे के भी बड़े भंडार थे। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद काबिल और एम्बिशियस शासक। बिंबिसार बहुत ही चतुर शासक था। उसने दोनों चीजों का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेसी का भी और युद्ध का भी।
उसने क्या किया कि कोसल और वैशाली जैसे ताकतवर राज्यों में शादी करके उनसे अच्छे रिश्ते बना लिए और फिर अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके पूर्व में अंग राज्य को जीत लिया। ये विस्तार की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। बिंबिसार के बाद आया उसका बेटा अजातशत्रु, और वो अपने पिता से भी कहीं ज्यादा एग्रेसिव था। उसने पहले तो डिप्लोमेसी से वज्जी संघ में फूट डलवाई और फिर जंग के मैदान में दो नए एकदम घातक हथियार उतारे। एक था रथ मूसल, जो एक तरह का ब्लेड वाला रथ था, और दूसरा था महाशिलाकंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन थी। सोचिए, इन नए हथियारों के दम पर उसने उस ताकतवर गणतंत्र को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये जीत मगध के साम्राज्य बनने की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। अच्छा, अब जरा पॉलिटिक्स से हटकर उस दौर के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों ने तो इन सारी घटनाओं के लिए बैकग्राउंड तैयार किया था। ये एक बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक दौर था। नए नए शहर जो थे वो ट्रेड के हब बन रहे थे। पहली बार सिक्कों ने बार्टर सिस्टम की जगह ले ली, जिससे इकोनॉमी को जैसे पंख ही लग गए। कारीगर अपने ग्रुप्स यानी श्रेणी बना रहे थे, और इसी सामाजिक मंथन के बीच से बौद्ध और जैन धर्म जैसे क्रांतिकारी विचार निकल रहे थे, जो सदियों से चली आ रही परंपराओं को सीधी चुनौती दे रहे थे। तो मगध की मिलिट्री और इकोनॉमिक जीत ने धीरे धीरे महाजनपद काल के अंत और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत का रास्ता तैयार कर दिया। अजातशत्रु के बाद पहले शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश ने मगध की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाया। महापद्मनंद ने तो करीब करीब सभी महाजनपदों को जीतकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी, और इसी के साथ उन 16 राज्यों के बीच जो संघर्ष का दौर था वो खत्म हो गया और एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर का युग शुरू हुआ। तो इस तरह छोटे छोटे राज्यों के संघर्ष से निकलकर मगध ने भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो हम कह सकते हैं कि महाजनपदों का अंत असल में एक नई और बहुत बड़ी राजनीतिक एकता की सुबह थी। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, खास तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। इस टेबल में कुछ सबसे जरूरी महाजनपद हैं, तो याद रखिए। मगध सबसे शक्तिशाली, वज्जी एक गणतंत्र, अवंती का राजा था प्रद्योत, अश्मक दक्षिण भारत में एक लौता महाजनपद था, और गांधार अपनी राजधानी तक्षशिला की वजह से एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और आखिर में अपनी समझ को परखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन सवालों पर एक नज़र डालिए और इनके जवाब सोचिए। देखिए, महाजनपदों का योग सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये गणतंत्र और साम्राज्य के बीच के संघर्ष की कहानी है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता और शासन के अलग अलग रूप वक्त के साथ कैसे बदलते हैं, कैसे विकसित होते हैं, और उनके आज हमारे लिए क्या मायने हैं।